पिछले लगभग 15 महीने से हम लोग सब कोरोना से जूझ रहे हैं। बहुत कठिन समय चल रहा है। काफ़ी अपने जाने पहचाने रिश्तेदार, मित्र, सगे संबंधी और अपने शुभाकांक्षी सब चले गए हमें छोड़ करके। लेकिन इसमें कई लोगों को कई चीज़ मिस होता है कि ये होता तो ऐसा होता, हम खेल सकते, हम क्लब में जा सकते, हम सिनेमा जा सकते थे, हम मॉल में जा सकते थे। तरह तरह की चीज़ों आदमी महसूस करता है, उसकी कमी महसूस करता है, क्योंकि जितना कठिन दौर गुजरता है उतने मानसिक रूप से मनुष्य उतना ही गिरा हुआ अपने को महसूस करता है, मतलब मनोबल गिरा हुआ महसूस करता है। और इसमें एक चीज़ जो हमें व्यक्तिगत रूप से बहुत मिस हो रहा है वो हो रहा है अड्डे की। अब आप सोचेंगे ये अजीब चीज़ है, कभी अचानक से ये अड्डे वाली बात कैसे आ गई। काफ़ी लोग अवगत होंगे कि अड्डा होता क्या है, फेमिलियर होंगे कि अड्डा होता क्या है। हमने सुना है बचपन से रिक्शे का अड्डा, टांगे का अड्डा, रेल अड्डा, बस अड्डा, हवाई अड्डा और तरह तरह के जहाँ पे एक चीज़ जमा होती थी, जहाँ एक जमावड़ा होता था, कोई इकट्ठा होते थे, उसी को अड्डा बोलते हैं, ऐसा मेरा मानना है। और बाद में यही अड्डा जो है वो जमावड़े से जब ये मनुष्य आपस में एक आदान प्रदान करने लगे, एक संवाद का एक विचार विमर्श होने लगा, अनौपचारिक तौर से, इनफॉर्मल तौर से, बड़े घरेलू से, तो हमारे ख्याल से वही अड्डा कहलाया। मोहल्लों में चबूतरे के ऊपर बैठ करके 5-6 लड़के, बाद में लड़कियां भी, किसी भी चीज़ में कोई विचार विमर्श करना, कोई संवाद करना, तो वो अड्डा का रूप लेता चला गया। ये ऐसे मेरी एक अनौपचारिक स्टडी है। इसीलिए शायद कई जगह पे जहाँ पे कि चबूतरे हैं जिनको कि रॉक कहा जाता है, शायद ये बंगला का शब्द है रॉक, तो बंगाल में ये प्रचलित हुआ तो लोग उनको रॉक बॉयज़ कहते थे, कि जो लोग रॉक में बैठ करके अड्डा मारते हैं। यही चीज़ जहाँ हमारे बाकी जगहों में, उत्तर भारत, मध्य भारत में जहाँ होता था, वो अड्डे के नाम से प्रचलित हो गया। तो ये रहा अड्डे का एक मूल, एक ओरिजिन कहिए, एक हल्का सा संक्षिप्त इतिहास कहिए, जो कोई शोध कार्य पे, कोई पीएचडी पे आधारित नहीं है, जस्ट ऑब्जर्वेशन पे है कि ये है। हम लोग अड्डा वगैरह मार के बड़े हुए हैं। अड्डे की खासियत ये थी कि आपको, जैसा प्रेमचंद अपने गुल्ली डंडा में लिखते हैं कि क्रिकेट में ये विकेट चाहिए, 11-11 मेंबर्स चाहिए और पैड चाहिए, बैटिंग के ग्लव्स चाहिए, ये तमाम चीज़ों के, अंपायर चाहिए, स्कोरर चाहिए। गुल्ली डंडा में कुछ नहीं होता। उसी प्रकार अड्डा में आपको कोई आवश्यकता नहीं होती। 5-6 मोहल्ले के लड़के आ गए सुबेरे, बाहर से आवाज़ दिया, वो सब इकट्ठे होते चले गए, बैठ गए। दूसरी खूबी ये थी कि कोई उसमें एजेंडा नहीं था कि यही डिस्कस होना है, यही बातचीत होना है। उस दिन का जो भी चीज़ हो, कोई भी विषय हो, उसमें आपने ले लिया। आज साहित्य पे बात करेंगे, भाई ये वाली कहानी छपी है इस अखबार में। आपने खेल कूद पे, आज मिल्खा सिंह दौड़ के ये मेडल ले आए, आज उमरीगर की सेंचुरी हो गई, आज चंदू बोर्डे ने इतने विकेट ले लिए। तमाम चीज़ें जो है तो आप खेल पे डिस्कस कर रहे हैं। और उसके अलावा राजनीति, कौन जीता कौन हारा, अगर चुनाव है सर पे तो किसके जीतने की उम्मीद है, किसको हारने की उम्मीद है। तो एक बड़ा गर्मा गर्म सा, ये हम बहस नहीं कहेंगे कि आर्गुमेंट हो रहा है, किसी के तेवर चढ़ रहे हैं, कोई किसी को गाली दे रहा है, कोई अपशब्द कर रहा है, किसी को इंसल्ट कर रहा है, नहीं, बिल्कुल नहीं। आराम से बैठ करके, थोड़ी उत्तेजना तो होती ही है, आवाज़ थोड़ा डेसिबल चेंज हो गया, बढ़ गया, फिर धीमे भी हो गया, लेकिन ये नहीं कि कोई अपना आस्तीन बाहों पे चढ़ा रहे हैं या गाली गलौच हो रहा है, नहीं, बिल्कुल नहीं। और उसी में कब समय निकल जाता था नहीं। घर के बुजुर्ग सामने नहीं आते थे, लेकिन जो पर्दे में होती थी माताएं, बहनें वगैरह, वो चाय दूध चीनी से बने हुए रेडीमेड धीरे से पीछे से सरका देती थी, वही पी लेते थे। और बड़ा खुशनुमा अड्डा समय शाम को या सवेरे, जब पढ़ाई का वक्त नहीं होता था, तो गुजर जाता था। इसके अलावा अड्डा हमने देखा है कि कई जगह पर, ये पूरे हम भारत के कई हिस्सों को लेकर बात कर रहे हैं,
कहीं पे एक बातचीत भी हो रही है, कैरम भी चल रहा है, ताश भी चल रहा है और उसमें डिस्कशन भी चल रहा है, अड्डेबाजी भी अच्छी चल रही है। शाम के समय लाइट जला के लाइब्रेरी के एक कोने में किताब पढ़ने के बाद वहाँ बैठ गए। पार्क में, अभी तो कोरोना के टाइम में कोई पार्क में नहीं जा रहा है, तमाम बातचीत हो रही है। तो इसकी कोई निर्धारित जगह नहीं है कि फलाने जगह पे ही अड्डे के होना है। जस्ट अपने आप में आपने कन्वर्ट कर लिया अपने इनोवेशन में, अपने घर के बाहर पार्क में। और जरा इसमें कोई बहुत ज़्यादा खर्च की भी बात नहीं है और कोई ये भी नहीं है कि एक धनी ही अड्डा मार सकता है या गरीब ही अड्डा मार सकता है। हर वर्ग के आदमी, चाहे वो मध्यम वर्ग के हो चाहे बड़े हो, हर एक में अड्डा। अपने बस माइंड सेट एक होना चाहिए, जो आपकी थिंकिंग है वो एक होनी चाहिए कि अगर वो बात करे तो वो उसके अंदर समा जाए, उसमें उसकी एक्सेप्टेबिलिटी हो। दूसरा स्तर जो है बड़ों का होता है, वो बड़े बड़े क्लबों में होता है, उसके साथ एक आध जाम छलक जाते हैं। आपने बड़े क्लबों में गए, जिमखाना में गए, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में गए और कहीं पे गए, हैबिटेट में गए या कोलर क्लब में गए, वहाँ बैठ गए आप, वहाँ जाके अड्डा किया। लेकिन जो उसका मौलिक चीज़ है, जो बेसिक है, जो चीज़ जिसमें डिस्कस करना है, वो एक ही रहता है। चाहे सूट बूट में आपने अड्डा कर दिया, चाहे चबूतरे में साधारण कुर्ते पैजामे में या शॉर्ट्स में और टी शर्ट में अड्डा कर दिया, तो उसका स्वरूप नहीं बदलता। जो उसका मूल स्वरूप है वो नहीं बदलता। यही उसकी जान है और यही उसकी आत्मा भी है। इसलिए अड्डा जो है वो हमेशा से महत्वपूर्ण रखा है और अपने आप में एक अहमियत रखता है। इसके अलावा सफ़र में भी अड्डा होता है। अब बस में जा रहे हैं, जबलपुर से सतना तक या मैहर तक अड्डा मारते हुए आप चले गए। कई चीज़ों पे राजनीति बात किया, खिड़की से आपने बाहर देखी कि खेती कैसी लहला आ रही है, मौसम कैसा है, फर्टिलाइज़र के ऊपर बात कर ली। जिस प्रकार के सज्जन चल रहे हैं आपके साथ या महिला चल रही है, उसी में बात कर दी। और मान लीजिए हैजा हुआ किसी गांव में, तो उस पर बात कर ली। तो उसके लिए कोई टॉपिक, कोई एजेंडा, कोई बहुत स्ट्रक्चर्ड चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। ट्रेन में बहुत अड्डा होते हुए देखा है मैंने, बढ़िया से बढ़िया। और देखिए, एक आदमी मुंगेर से चढ़ा, समस्तीपुर से चढ़ा, दरभंगा से चला, इलाहाबाद से चला, उसका कोई वो नहीं है कि वो एक दूसरे को जानता हो, उसकी धर्म का हो, उसकी जाति का हो, कुछ नहीं। लेकिन वहाँ पे ऐसी दोस्ती हो जाती है और ऐसी बातचीत, और अड्डा इतना जोर पकड़ता है तरह तरह की बातों में, और उसको नाम भी नहीं, उसको भाई साहब कह के संबोधित कर रहे हैं उम्र के हिसाब से। किसी को कोई गुरुजी कह रहा है, कोई पंडित जी कह रहा है। हिंदी इस प्रकार का हो गया है आजकल बॉलीवुड की वजह से कि उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक लगभग सभी लोग बोलते हैं। और सेकंड क्लास का साधारण दर्जे में अड्डा जो है, क्योंकि साधारण दर्जे का उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ, ये नहीं कि फर्स्ट क्लास और एसी में नहीं होता होगा, उसमें इकट्ठे एक साथ काफ़ी लोग एक्सपोज रहते हैं, बैठते हैं। तो उसकी अड्डा भी जो है वो भी बहुत मज़ेदार रहता है, बहुत बढ़िया, बैठ के तरह तरह की बात कर रहे हैं। और उसमें लेकिन मज़ेदार है कि देश के विकास, कृषि और राजनीति के मुद्दे जो हैं वो ज़्यादा जोर पकड़े रहते हैं। एक बार का वाकया है, मैंने किसी से सुना था, तो मैंने कहा आपके साथ शेयर कर लूँ, हो सकता है आप लोगों ने सुना भी होगा। ये लोकल ट्रेन्स होती हैं, मान लीजिए कि मेरठ से दिल्ली आ रही है या दिल्ली से मेरठ जा रही है, हापुड़, गाज़ियाबाद वगैरह होते हुए, तो उसमें वो ग्रुप बन जाता है। जान पहचान नहीं है, कोई किसी की रिश्तेदारी नहीं है, कोई किसी का सहपाठी भी नहीं है, काम करने आए या पढ़ने आए और जब लौट रहे हैं उसमें अड्डा होता है खूब जम के। जैसे मैंने बताया, राजनीति पे भी खूब बात होती है, ताश निकल आते हैं, कहीं बगल में भजन मंडली बैठी है, कीर्तन हो रहा है, कोई हनुमान चालीसा पढ़ रहा है, कोई किसी में बात कर रहा है, तरह तरह की चीज़ों में। तो किस्सा यूँ था कि इसमें लोग जाते गए और शायद चुनाव का माहौल रहा होगा इस वाले रूट पे, तो उन लोग बात कर रहे थे कि, और भीड़ डब्बे में खचाखच, जैसा मैंने बताया सेकंड क्लास, सांस लेने की ज़रूरत नहीं किसी को, वहाँ बैठे हुए हैं और चल रहा है। तो बाहर खिड़की से देखा, वहाँ फसल लहरा रही थी, गेहूँ, सरसों,
भाई रबी की खरफ्त बहुत बढ़िया चल रही है, इस बार का फसल जो है बहुत बढ़िया हुआ। तो जो कांग्रेस इंक्लाइंड है वो बोला कि अरे भाई ये पंडित नेहरू जी की देन है, उस ज़माने में जो आधुनिकीकरण हुआ कृषि का, उसी से देखिए आज आपको फल मिल रहा है। तो दूसरा जो सपा का सपोर्टर है वो कहेगा अरे बेकार में आप उनको कह रहे हैं, ये तो देश के मेहनत का किसानों का योगदान है जिसकी वजह से इतनी फसलें लहला रही हैं, उनका क्या योगदान है, बेकार में आप कह रहे हैं सब चीज़ों का। ये थोड़ी सी गर्मा गर्मी रहती है, लेकिन हर एक कोई अपना तर्क जो है वो सूझबूझ के साथ देता है। उसमें मान लीजिए किसी ने कहा कि ये सब डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की देन है, देश में समाजवाद वो लाए। तो जो कम्युनिस्ट वाला आदमी वो भी सफ़र कर रहा है पसीने से तर, और वो कहेगा कि साहब ये तो साम्यवाद मतलब कम्युनिज्म, उसका ज़्यादा योगदान रहा है औद्योगिक क्षेत्रों में, कृषि के क्षेत्रों में, इसलिए तरक्की करी है भारत ने। पंचवर्षीय योजना कुछ नहीं है, ये कम्युनिज्म की वजह से, मतलब साम्यवाद किस तरह से, दूसरा कह रहा है ये समाजवाद की तरफ से, कांग्रेसी कह रहा है हमारी वजह से। तरह तरह के लोग लेके फिर गर्मी ट्रेन चल रही है, अड्डा चल रहा है, बोगी भरी हुई है, कई बच्चे की रोने की आवाज़ हो रही है, कोई दूध मांग रहा है, कुछ हॉकर्स घूम रहे हैं चाय बेचते हुए, कॉफ़ी बेचते हुए, पकौड़ी बेचते हुए। वातावरण ही अड्डे का एक बन जाता है, बरसात हो ना हो लेकिन वो चल रहा है। और कई लोग उस भीड़ में दबे रहते हैं जिनको कि राजनीति से कोई मतलब नहीं है, वो ये जानना चाहते हैं कि उनका स्टेशन कब आएगा, जिससे वो भीड़ को लांग करके, कूद करके अपनी जगह से उतर सके। अब जब ये खूब चरम सीमा पर ये तर्क वितर्क चल गया और वो कह रहा है कि अब की जो चुनाव आएगा उसमें आप देख लीजिएगा कि ये कांग्रेस पावर में आएगा, दूसरा कहता है नहीं बिल्कुल ये तो भाजपा आएगा, तीसरा जो समाजवाद का है वो कह रहा है समाजवाद आएगा, फिर साम्यवाद आएगा। उसी में जो है वो छिड़ गई जंग, महाभारत सा होने लगा। मारपीट नहीं, बात में यही है अड्डे की शैली, यही उसका है कि तर्क से ही आवाज़ तेज कर दो, लेकिन मारो पीटो नहीं, कोई किसी को नहीं जानता, अपरिचित है सब एक दूसरे के लिए। तो वो कह रहा है कि साम्यवाद आएगा, समाजवाद आएगा, और जो आदमी बहुत देरों से उतर नहीं पा रहा है अपने स्टेशन में, ना झांक पा रहा है क्योंकि खिड़की भरी पड़ी है ऐसे लोगों से जो तर्क वितर्क में लगे हैं, वो कहता है कि न समाजवाद आएगा न साम्यवाद आएगा, हमसे मतलब नहीं है। जब भाई साहब गाजियाबाद आएगा तो हमको बता दीजिएगा, मुझे उतरना है। तो बड़ी हास्यप्रद सी चीज़ है, लेकिन ये बड़ी व्यवहारिक चीज़ें हैं जो होती रहती है और लोगों ने ऐसा देखा है। कुछ इस प्रकार के ही हमारी भी और हमारे भी अनुभव रहे हैं इस प्रकार के। लेकिन अड्डा जो है ये एक मजबूत चीज़ है, ये एक जोड़ने वाली चीज़ है, ऐसा मैं मानता हूँ। ये धर्म से ऊपर, जाति से ऊपर, उम्र से ऊपर, ये सब एक लाते हैं। अब आप लगेंगे ये कोई बड़ा भारी लेक्चर टाइप का हो रहा है, कोई प्रवचन नहीं है, ये आम बिल्कुल ज़मीनी बात मैं कह रहा हूँ, ज़रूर जोड़ता है। अब मोहल्ले के लड़के बैठे हुए नहीं पूछता कि भैया आज जो है तुम्हारा धर्म कौन सा है, तुम्हारी जाति कौन सी है, तुम्हारा जनेऊ झांक रहा है कि नहीं, तुम्हारा यज्ञोपवीत हुआ है कि नहीं, तुम मुर्गा खाते हो कि बकरा खाते हो कि शाकाहारी हो कि घास फूस खाते हो, कोई मतलब नहीं। जिस मुद्दे पे बात हो रही है उसी पे बात हो रही है। ये अड्डे का जोर है, यही अड्डे का मसल है। और ये हम उम्मीद करते हैं कि कोरोना के बाद जितना हमें ये पिछले 15 महीने या 1.5 साल में नुकसान हुआ है, जो हम अड्डेबाजी से वंचित रहे हैं, हमारी वजह से नहीं, कुदरत की वजह से या उस वायरस की वजह से जो वुहान से यहाँ चला आया कम वक़्त, तो हमें लगता है ये जो अभी कुछ गिरावट सी दिखाई पड़ती है स्टैटिस्टिक्स में, ऐसा हमें लगता है हमारे देश के अंदर। और ये भी हमको सचेत किया जा रहा है वैज्ञानिकों से, डॉक्टरों से, कि एक थर्ड वेव आएगा, जैसे थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरह सब डरा रहे हैं, थर्ड वेव। तो सब सहमे हैं, चाहे वैक्सीन लिया हो चाहे नहीं लिया हो, कोई लेने वाले हो, लेकिन डरे हैं, सहमे हैं। तो हमारे श्रोता वर्ग को ये छोटी सी अपील होगी, अब साधारण सा आदमी हूँ मैं, बड़ा जमीनी, वो ये होगा कि ये जो फेज़ है, थर्ड कह रहे हैं सितंबर अक्टूबर में आएगा और अभी जरा गिरा, इसके बीच में है, अगर मौका मिले तो जितना आपने मिस किया है उसको जरा मेकअप कर डालिए, मिल लीजिए अपने जो है यार दोस्तों से,
चाहे और पार्क में अगर जाकर अड्डा पाएंगे तो मास्क वगैरह पहन लीजिए, सावधानी बरतिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि बड़ा भारी रिस्क लें, थोड़ी दूर फासले पे बैठ जाइए, लेकिन उसको बरकरार ज़रूर रखिए। देखिए, वही अड्डेबाजों का ऑक्सीजन है, ये मैं बता दूं कि देश और विदेश के अड्डेबाज वो अगर इकट्ठे हो जाए इकट्ठे में, तो कोई समस्याओं का समाधान अपने आप में निकलेगा। क्योंकि उसमें अगर 10 आदमी अड्डा मार रहे हैं, एक समस्या देगा तो 2 उसका समाधान देंगे। वो कोई बहुत बड़े अर्थशास्त्री नहीं है, बहुत भारी पॉलिटिकल पंडित नहीं है, लेकिन ज़मीन के वर्ग, ज़मीन से जुड़े हुए हैं। वो किसानों को नज़दीक से देखते हैं, डॉक्टर, कंपाउंडर, नर्स को नज़दीक से देखते हैं। उनके पास कोई डिग्री हो सकता है ना हो, शायद ना हो, आजकल तो सब पढ़े लिखे हैं कि कोई बहुत बड़ी आप पीएचडी समझेंगे, लेकिन उनके विचारों को नज़रअंदाज करना बड़ा मुश्किल है। और इस कठिनाई के दौर में हमने देखा है कि जो पैंडेमिक आया, इसने सबको बराबर कर दिया। राजा, रंक, अमीर, गरीब, धर्म, पंडित, मुल्ला, पादरी, सब बराबर। और हमको अपने बराबरी में ही बिल्कुल रहना है ज़मीन पे। तो अड्डा जो है वो ऑक्सीजन का सिलेंडर होगा, जो कि आपको आगे जीने के लिए स्फूर्ति देगा, प्रोत्साहित करेगा। ये वैज्ञानिक आधार पे नहीं है कि आपने कहा कि भाई ये कैसे ऑक्सीजन सिलेंडर, जो ऑक्सीजन देता है वो जान में, फेफड़ों में हवा भर देता है, वो अपनी जगह पर है, लेकिन ये कम से कम आपको आगे चलने की प्रेरणा तो देगा। ये अड्डे का मैं समझता हूँ सबसे ज़बरदस्त पॉइंट है। तो मैंने सोचा कि आज इसी अड्डे पे ज़रा प्रयास करूँ, थोड़ा बताऊँ आपको, अच्छा लगेगा, चेंज इन टॉपिक होगा। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, बताइएगा तो फिर आगे चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।